साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, जिसे शॉर्ट में पॉस्को कहते हैं। पॉस्को एक्ट 2012 के क्रियान्वयन का 1 दशक पूरा हो गया है, मतलब 10 साल पूरा हो गया है, चूँकि यह 2012 में यह जो है अधिनियम लाया गया था और यह एक व्यापक कानून है। इसे लैंगिक हमला, सेक्सुअल असॉल्ट, लैंगिक उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था और आगे चलकर के 2019 में इसे संशोधित किया गया। संशोधन के माध्यम से लैंगिक अपराधों के लिए सजा को और अधिक कठोर बना दिया गया। गंभीर लैंगिक हमलों के मामलों में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो रिपोर्टिंग, साक्ष्यों को दर्ज करने और जांच करने के लिए बालकों के अनुकूल प्रणाली के प्रावधान किए गए हैं। अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों जैसे कि फास्ट ट्रैक का भी प्रावधान किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लैंगिक दृष्टि से तटस्थ कानून है। ठीक है, ये जेंडर न्यूट्रल कानून है। इसका अर्थ है कि लड़कों और लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कानून अपराध की गंभीरता के आधार पर कठोर दंड निर्धारित करता है। 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है। त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राज्यों में इसके समकक्ष संस्थान इस कानून के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। पॉस्को अधिनियम 2012 से संबंधित कुछ चुनौतियां, जो चिंताएं हैं, उनको भी बात करते हैं। तो लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है, लगभग 85% मामले लंबित हैं और कोविड-19 में इसको लंबित करने में और बड़ी भूमिका निभाई थी। दोष सिद्धि दर भी बहुत कम है, केवल लगभग 14% जो है इसमें दोष सिद्धि की दर है। अनन्य विशेष न्यायालय और विशेष लोक अभियोजक उपलब्ध नहीं होना भी इसके समक्ष एक चुनौती है। जांच के क्रम में प्रक्रियागत खामियां सामने आती हैं। यही नहीं, पीड़ितों की सुरक्षा और उन्हें समर्थन देने जैसी व्यवस्थाओं में का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त कई उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, अधिनियम के तहत सहमत की आयु अधिक होने पर सवाल उठाते रहे हैं। लगातार इस चीज पे हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता रहा है कि इसमें जो सहमत की आयु जो 18 वर्ष रखी गई है लड़के और लड़कियों की, वो बहुत अधिक है, क्योंकि वर्तमान के हिसाब से जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से बच्चे जो हैं जल्दी मेच्योर हो जा रहे हैं, उस हिसाब से जो 18 साल की क्राइटेरिया है वो ज़्यादा है। इसे चेंज करने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रस्तावित जनरल नेटवर्क एक्सेस GNA विनियम बड़ी कंपनियों के जो एक्सेस विनियम है, ये बड़ी कंपनियों के पक्ष में हो सकते हैं। देखिए, ये जो विनियम है, ये केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC ने सेंट्रल इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन ने जारी किए थे। इसका उद्देश्य देश के विद्युत पारेषण, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए विनियामक ढांचे को कारगर बनाना था। ये जो विनियम है, यह एक राष्ट्र एक ग्रिड की अवधारणा के अनुरूप है। जनरल नेटवर्क एक्सेस विनियमों के तहत जो है, ये पूर्व निर्धारित पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन एक्सेस को समाप्त करने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसकी जगह पर उत्पादकों और खरीदारों को पूरे ट्रांसमिशन कॉरिडोर में एक्सेस या ड्रॉल दोनों की सुविधाएं दी गई हैं। ड्रॉल का मतलब क्या है? ड्रॉल का अर्थ है अंतरराज्य, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन तंत्र से विद्युत की निकासी है। इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के भीतर ही जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम से विद्युत की निकासी है। वर्तमान में जो है अभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी व्यवस्था के तहत उपयोगकर्ताओं को दीर्घावधि शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही विद्युत मार्ग पर बनी सहमत, जो जिस पर पहले सहमत बन चुकी है, उसमें विचलन होता है तो विचलन के लिए भी, यदि मतलब उसमें कुछ भी चेंजिंग होती है तो चेंजिंग के लिए भी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। जनरल नेटवर्क एक्सेस के तहत जो ये नया विनियम आया है, इसके तहत वे किसी भी पॉइंट से आपूर्ति कर सकते हैं। अब ये जो जनरल नेटवर्क एक्सेस विनियम है, इसके लाभ क्या हैं? तो शेड्यूलिंग के मामले में विद्युत के खरीदारों और विक्रेताओं को अधिक लचीलापन तथा ओपन एक्सेस की सुविधा प्राप्त हो सकती है। ओपन एक्सेस की सुविधा जो है प्राप्त हो सकती है। देखिए,
इसके अतिरिक्त यह प्रभावी बाजार निर्धारित मूल्य निर्धारण संरचना की ओर बढ़ते हुए विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। विद्युत उपयोगिताओं यूटिलिटीज के विद्युत खरीद अनुबंधों पर ध्यान दिए बिना उनकी विश्वसनीय पारेषण ट्रांसमिशन पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। जो चिंताएं हैं उन चिंताओं की बात करें तो देखिए, जनरल नेटवर्क एक्सेस विद्युत क्षेत्र की बड़ी कंपनियों का पक्ष ले सकता है। इसके अतिरिक्त विद्युत मांग के आकलन में जटिलता और अनिश्चितता बनी रह सकती है। साथ ही राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां जैसे शॉर्ट में डिस्कॉम कहते हैं के लिए ऐसे ओपन एक्सेस ग्राहकों की संख्या का आकलन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो राज्य के बाहर से विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 19वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन के संबंध में। तो यह जो 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, कहां पर हुआ है? तो ये कंबोडिया में आयोजित किया गया। कहां पर? कंबोडिया में आयोजित किया गया। और इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था वो भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था। इस सम्मेलन में भारत आसियान संवाद की 30वीं, यह जो है इस सम्मेलन में 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है और वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। शिखर सम्मेलन के जो मुख्य फाइंडिंग हैं उनकी बात करें तो दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया है। इसके तहत समुद्री सुरक्षा, हिंद प्रशांत में परियोजनाओं, साइबर सुरक्षा और डिजिटल वित्तीय प्रणालियों की इंटरऑपरेबिलिटी जैसे विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। CSP अर्थात व्यापक रणनीतिक साझेदारी ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग तथा मेक इन इंडिया, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देगी। भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए, कौन सा कोष है? आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के लिए $5 मिलियन के अतिरिक्त परिव्यय की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते, इसे शॉर्ट में AITGA कहते हैं, कि समीक्षा में तेजी लाने पर भी सहमत बनी है। भारत आसियान संबंधों के बारे में बात करें तो इसके कई पक्ष हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं और भी कई सारे पक्ष हैं, सांस्कृतिक भी हैं। राजनीतिक पक्ष की बात करें तो भारत जो है वर्ष 1992 में क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में आसियान के साथ औपचारिक रूप से जुड़ा था और वर्ष 2012 में दोनों पक्ष रणनीतिक साझेदारी अपनाने पर सहमत हुए। पहले क्षेत्रीय संवाद भागीदार के रूप में जुड़ा, फिर 2012 में दोनों पक्ष जो है रणनीतिक साझेदारी पर, अब जो है व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक इसको बढ़ा दिया गया है। आर्थिक पक्ष की बात करें, दोनों पक्षों ने आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITGA और आसियान भारत सेवा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य, भारत और आसियान के मध्य में जो है $110 अरब का द्विपक्षीय व्यापार होता है। वर्ष 2000 से लेकर 2021 के बीच आसियान देशों से भारत में $117.88 अरब का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है और इसमें सर्वाधिक जो है सिंगापुर से निवेश हुआ है। सिंगापुर आसियान का सदस्य है। सुरक्षा सहयोग के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस आदि जैसे मंचों की स्थापना की गई है। तो ये जो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस है, इसमें आसियान देशों के अतिरिक्त अन्य देशों के रक्षा मंत्री भी पार्टिसिपेट करते हैं। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी मॉडल परियोजना आदि के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और जो कलादान मल्टी मॉडल परियोजना है, ये म्यांमार और भारत के बीच में की परियोजना है। आसियान के बारे में बात करें तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो 10 देश हैं उनका ये एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में आसियान घोषणा, या जिसे बैंकॉक घोषणा कहते हैं, पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। इसमें जो 10 देश हैं, उन 10 देशों की यदि यहाँ बात करें तो आप देखेंगे म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है और इधर आपका
ये एक सेकेंड, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये कंबोडिया है, और ये आपका यहाँ पर ब्रुनोई है। तो ये कुल 10 देश जो हैं आसियान के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, शोधकर्ता जो है नैनो कणों, जो नैनो पार्टिकल्स हैं, इससे कैंसर के उपचार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। नैनो मटेरियल्स आधारित कैंसर उपचार से बेहतर सतही विशेषताओं के साथ दवा विषाक्तता प्रोफाइल को बदलने में मदद मिलती है। इससे दवाओं को ट्यूमर वाली जगहों पर सटीक तरीके से लक्षित किया जा सकता है। नैनो मटेरियल में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से कम होता है, 100 नैनोमीटर से कम होता है। पारंपरिक उपचार में दवाओं के वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो पारंपरिक उपचार होता है उसमें दवाओं के वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विषाक्त प्रकृति और दवाओं की अधिक खुराक के कारण अवांछित दुष्प्रभाव भी पैदा होते हैं। नैनो मटेरियल्स में उनकी अनूठी विशेषताओं के आधार पर रोग के निदान और उपचार में सुधार करने की महत्वपूर्ण क्षमता होती है। जैसे कि अन्य कणों की तुलना में नैनो कणों का सरफेस टू मास अनुपात अधिक होता है, इनमें क्वांटम गुण होता है और अन्य यौगिकों को अवशोषित करने और वहन करने की इनमें क्षमता होती है। शरीर में दवा की डिलीवरी में नैनो मटेरियल्स के लाभ क्या हैं? देखिए, नैनो मटेरियल दवा की लक्षित, टारगेटेड और कुशल डिलीवरी को सक्षम बनाते हैं। मतलब जहां दवा की आवश्यकता वहीं पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नैनो कण ऊतकों में जो टिश्यूज होते हैं उसमें प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये कोशिकाओं, सेल्स द्वारा आसानी से ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये जल में कम घुलनशील दवाओं की डिलीवरी को भी सक्षम बनाते हैं। ये दीर्घकाल तक रक्त परिसंचरण का हिस्सा बने रह सकते हैं। इससे नियंत्रित तरीके से दवा को रक्त में रिलीज किया जा सकता है। नैनो मटेरियल के उपयोग से संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे दवा की विषाक्तता को नैनो पार्टिकल से उत्पन्न विषाक्तता से अलग करना मुश्किल है। दूसरा, नैनो कण आधारित दवाएं अन्य अंगों में विषाक्तता बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार की भी चिंताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। भारतीय नौसेना के अनुसार हिंद महासागर में इस क्षेत्र के बाहर के मत्स्यपोत देखे गए हैं। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में वर्ष 2021 में गैर कानूनी, असूचित और अविनियमित मत्स्यन IUU अर्थात इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग की 392 घटनाएं रिपोर्ट की गई थी। इनमें से ज्यादातर घटनाएं उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में दर्ज की गई हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के अलावा यूरोपीय संघ के देशों के मत्स्यपोतों को देखा गया है। भारत में इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग है, इसकी निगरानी सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र IMAC करता है। यह समुद्री डेटा एकीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसे 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद स्थापित किया गया था। IUU, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड मत्स्यन जो है, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के मत्स्यन विनियमों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह संधारणीय मत्स्यन को, सस्टेनेबल फिशिंग को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों को भी कमजोर करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड मत्स्यन के कारण, फिशिंग के कारण प्रत्येक वर्ष 11 से 26 मिलियन टन मछलियों का नुकसान होता है। अब इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है, इसके खिलाफ की गई जो महत्वपूर्ण पहले हैं या इनिशिएटिव हैं, उनकी बात करें तो पहला है मत्स्योद्योग फिशरीज सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन समझौता हानिकारक मत्स्योद्योग सब्सिडी पर रोक लगाता है। दूसरा, केप टाउन समझौता और एग्रीमेंट ऑन पोर्टर्स स्टेट मेजर्स जैसी पहलें की गई हैं। भारत ने इन दोनों में से किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत ने ना ही केप टाउन समझौता और एग्रीमेंट ऑन पोर्टर्स स्टेट मेजर्स, इन दोनों पर से किसी में समझौता नहीं किया है, मतलब हस्ताक्षर नहीं किया है। हिंद महासागर टूना आयोग जैसे क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन के अलावा संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन UNCLOS या इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्यन समझौता किया है। दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्यन समझौता किया गया है। अंक्लास के अनुसार तटीय देश अपने अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग की या जो चीजें होती है उसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। क्वाड
मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA की शुरुआत की है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें पहला है नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन। NMFT गृह मंत्रालय ने तीसरे मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की। यह आयोजन कहां पर होना है? नई दिल्ली में। इससे पहले जो दो हुई हैं, पहली जो हुई थी वो 2018 में पेरिस में, फिर 2019 में मेलबर्न में हुई थी। में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित पिछले 2 सम्मेलनों में आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। उसके बाद क्या हो गया? कोविड महामारी आ गई। इसका लक्ष्य आतंकवाद के वित्त पोषण के सभी आयामों के तकनीक, कानून, विनियामक और सहयोग संबंधी पहलुओं पर चर्चा करना है। अगला है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। देखिए, हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य संयोजन कॉम्बिनेशन के अनुमोदन की मौजूदा समय सीमा को 210 दिनों से घटा करके 150 दिन करना है। अब यहाँ संयोजन या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम की भाषा में विलय और अधिग्रहण को संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो मतलब विलय और अधिग्रहण में जो पहले 210 दिन लगते थे उसको घटा करके 150 दिन करना है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बाजार सहभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस कानून के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का कार्य बाजार प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना है। आगे बात करते हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से हरित ऊर्जा का उपयोग करने की अनुमति देगा। इसके तहत 100 किलोवाट या उससे अधिक के 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाला कोई भी उपभोक्ता ओपन एक्सेस के माध्यम से किसी भी नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ओपन एक्सेस का अर्थ है कि जो भी पात्र उपभोक्ता हैं, सुटेबल कंज्यूमर हैं, उत्पादक हैं और राज्य वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स हैं को विद्युत पारेषण मतलब विद्युत ट्रांसमिशन तथा वितरण प्रणाली तक भेदभाव रहित पहुंच प्रदान करना है। आगे बात करते हैं कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तमिलनाडु सरकार ने इस अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में, और ये वहाँ का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को कर्नाटक में स्थित कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा। ठीक है, कावेरी उत्तर वन्यजीव अभ्यारण्य को कर्नाटक में स्थित कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण हाथी पर्यावास है, एलिफेंट हैबिटेट है। इसमें 2 हाथी गलियारे शामिल हैं। कौन कौन से? नंदी मंगलम उलिबंदा गलियारा और कोबैपल्लम अनेविद्य हल्ला गलियारा। वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के लिए किसी वन क्षेत्र को अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया जाता है। अभ्यारण्य में रहने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की भी अनुमति दी जा सकती है। इसकी घोषणा केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कर सकती हैं। आगे बात करते हैं मारवाड़ी घोड़े के बारे में। तो देखिए, पहली बार मारवाड़ी घोड़ों को जोधपुर से बांग्लादेश निर्यात किया गया है। मारवाड़ी राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र के मूल रेगिस्तानी घोड़ों की नस्ल है। यह अपने मजबूत अंगों और खुरों के कारण लंबी दूरी को तीव्र गति से तय करने में सक्षम होते हैं। यह नस्ल तीव्र गर्मी और ठंड तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना कर सकती है। यह आनुवंशिक रूप से काठियावाड़ क्षेत्र, जो कि गुजरात में है, कि काठियावाड़ी नस्ल के समान है। यदि हम घोड़े की भारतीय नस्लों की कुछ प्रमुख नामों की बात करें तो इसमें है स्पीति, भूटिया, मणिपुरी, जशंकरी, भीमथाड़ी, चुमरत्ती और सिकांग। ये सिकांगी घोड़ों की अन्य भारतीय नस्लें हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इंडियन स्कीमर रिन चॉप्स अल्बिकोलिस के बारे में। तो सर्दियों के दौरान इंडियन स्कीमर विशाल संख्या में आंध्र प्रदेश काकीनाडा में स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में देखे जाते हैं। इनका वितरण कहाँ पे? ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहावनों में पाए जाते हैं। ये चंबल नदी जो है वो इंडियन स्कीमर के लिए महत्वपूर्ण एक नेस्टिंग स्थल है, जहाँ पे ये अंडे वगैरह देते हैं।
प्रमुख संकट क्या है इनके समक्ष में? तो पर्यावास का क्षरण होना, इनके समक्ष बाधाओं में अत्यधिक और व्यापक वृद्धि, कौवे जैसे पक्षियों द्वारा इन पर शिकार करना। आगे बात करते हैं जग्गा मिशन या ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन के बारे में। तो टाटा स्टील फाउंडेशन ने जगा मिशन को लागू करने के लिए उड़ीसा से राज्य सरकार के साथ भागीदारी की। ध्यान रखिएगा, जगा मिशन कहाँ का है? उड़ीसा का है। यह उड़ीसा सरकार की एक अनूठी भू स्वामित्व वाली परियोजना है। कैसी परियोजना है? भू स्वामित्व वाली। इसका उद्देश्य पात्र निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करना है। साथ ही सड़कों, नालों, स्ट्रीट लाइट्स, स्वच्छता और स्वच्छ जल आपूर्ति द्वारा भौतिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। इसका लक्ष्य मलिन बस्तियों को रहने योग्य आवास में बदलना है। आगे बात करते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बारे में। EMRS जनजातीय कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित मानदंडों के अनुसार जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की घोषणा की है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति, यहाँ जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक को गुणवत्तापूर्ण उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके और उन्हें सामान्य जनता के बराबर लाया जा सके। आगे बात करते हैं वैक्सीन समानता के लिए वैश्विक डैशबोर्ड के बारे में। तो यह डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक संयुक्त प्रयास है। यह कोविड-19 टीकों के वैश्विक रोल आउट पर नवीनतम आंकड़ों को समेकित करता है। इसके अलावा यह नीति निर्माताओं को सामाजिक आर्थिक सुधार, नौकरियों और लोक कल्याण पर वैक्सीन असमानता के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। महत्वपूर्ण वितरण क्या है? देखिए, इसकी पहुंच की यदि बात करें तो उच्च आय वाले देशों में 72.8 लोगों की तुलना में निम्न आय वाले देशों में केवल 26.62% लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी गई है। आगे बात करते हैं सुपरब्रेशिप टूल के बारे में। सुपरब्रेशिप टूल IIT मद्रास की एक टीम ने यह एक नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक उन्नत ग्राइडिंग अनुप्रयोगों के लिए नई पीढ़ी के सुपर ब्रेशिप उपकरणों का उत्पादन कर सकती है। किसने विकसित किया? IIT मद्रास ने। सुपर ब्रेशिप कई उद्योगों के लिए सटीक ग्राइडिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का एक वर्ग है। इस तरह के उपकरणों में प्राकृतिक हीरा, मानव निर्मित हीरा, क्यूबिक बोरान, नाइट्राइड आदि शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD का फुल फॉर्म याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के निर्माण की एक नवीन और इजी टेक्निक जो है विकसित की गई है। यह तकनीक जो है उपकरणों की निर्माण लागत को कम कर सकती है। LCD प्रौद्योगिकियों का कार्य सिद्धांत प्रकाश अवरोध, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन पर आधारित है। आमतौर पर LCD ध्रुवीकृत शीशे या सबस्ट्रेट के 2 टुकड़ों और बैकलाइट से बनी होती हैं। बैकलाइट द्वारा निर्मित प्रकाश एक सबस्ट्रेट से गुजरता है, जबकि विद्युत धाराएं भी उसी समय लिक्विड क्रिस्टल अणुओं को संरेखित करती हैं। इस प्रकार प्रकाश की एक अलग मात्रा दूसरे सब्सट्रेट से गुजर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप दृश्यमान रंग और चित्र बन सकते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर टीवी, मॉनिटर, टैबलेट और फोन स्क्रीन में किया जाता है। आगे बात करते हैं तिरुपति के महापाषाणकालीन समाधि स्थल के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति का महापाषाणकालीन समाधि स्थल जो है उपेक्षा की स्थिति में है। यहाँ स्तंभ युक्त डोलमेन संरचनाएं निर्मित हैं। इन्हें स्थानीय रूप से पांडव गुल्लू या पांडबुला बांदा कहा जाता है। इन संरचनाओं को पांडवों की स्मृति में यह नाम दिया गया है। यह संरचनाएं 2500 वर्ष प्राचीन है। 2,500 वर्ष प्राचीन है। अरे गड़बड़ हो गया, 2500 वर्ष प्राचीन है। ठीक है, 2500 वर्ष या 2500 वर्ष प्राचीन है। महापाषाण के बारे में बात करें तो महापाषाण युगीन संरचनाएं या तो समाधि स्थल जैसे कि डोलमेन, वृत्ताकार पत्थरों का टीला आदि, या स्मारक स्थल जैसे कि मेनहीर होती हैं। भारत में महापाषाण स्थल जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप के प्रायद्वीपीय भाग,
दक्कन के पठार, विंध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखे जाते हैं। भारत में महापाषाणकालीन स्थल 1300 ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक अवधि के हैं। आगे बात करते हैं सुर्खियों में स्थल में बहरीन के बारे में। बहरीन की राजधानी मनामा है। इस चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि देखिए बहरीन में जो है बहरीन में संसदीय चुनाव आयोजित किए गए हैं। भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो प्राचीन काल में यह जो क्षेत्र है ये दिलमुन सभ्यता कहलाता रहा है। तो यह दिलमुन सभ्यता मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के बीच एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। राजनीतिक विशेषताओं की बात करें यह मध्य पूर्व का एक द्वीपीय राष्ट्र है, मतलब एक तरीके से समुद्र में स्थित है। इसकी कोई स्थलीय सीमा मतलब किसी स्थलीय सीमा नहीं जोड़ती है। यह फारस की खाड़ी, अरब की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है। इसे बहरीन की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। आप यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है, इधर आप देखेंगे ये बहरीन है, जो छोटा सा दिख रहा है ये बहरीन है। ठीक है, इसकी सीमाओं की बात करें तो यह सऊदी अरब के पूर्व में, सऊदी अरब के इधर आपका सऊदी अरब है, सऊदी अरब के पूर्व में और कतर के उत्तर में स्थित है। यह ईरान इधर है, कतर और सऊदी अरब के साथ अपनी समुद्री सीमा, भूमि सीमा नहीं समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ सरकार का रूप कैसा है? संवैधानिक राजतंत्र है, राजतंत्र भी परंतु संवैधानिक टाइप का है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भूभाग यहाँ अपेक्षाकृत सपाट स्थलाकृति, जिसमें एक रेगिस्तानी मैदान भी शामिल है। उच्चतम बिंदु यहाँ का जबल अद दुखन धुएं का पहाड़। निम्नतम बिंदु कौन सा? फारस की खाड़ी है। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।